हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत से रिलेटेड है कि द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कैसे हुआ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अमेरिका ने बम गिरा दिया था और उस बम गिराने की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया था। तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे लिंकअप है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का अंत द्वितीय विश्व युद्ध का अंत अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। तो ये एक ऐसा मुद्दा था जिसपे अमेरिका ने अपने साथी देशों का कोई भी सहयोग नहीं लिया, कोई भी बातचीत नहीं किया और इसने ये पर्सनली लेवल पे लेके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम गिरा दिया। और यही मतभेद का कारण था कि आखिर अमेरिका करना क्या चाहता था। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर साबित करना चाहता था या वाकई में क्या अमेरिका विश्व युद्ध को समाप्त करना चाहता था। इस मतभेद को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई और एक तरीके से ये भी शीत युद्ध का कारण होने का एक रीज़न था। अमेरिका से जब पूछा गया तो अमेरिका ने बोला कि ये तो विश्व युद्ध को समाप्त करने का एक तरीका था, बाकी बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा था जान माल की, तो इसलिए हमने ये स्टेप लिया। लेकिन रशिया सोवियत संघ को जो समय था उसे इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को सुपर पावर साबित करना चाहता है और वाकई में अमेरिका की ये दोहरी चाल थी, अपने आप को सुपर पावर साबित करने का और साथ में विश्व युद्ध को समाप्त करने का। विश्व युद्ध को समाप्त करने का जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था वो एक था डिप्लोमेटिक, ताकि सामने से दिखे कि ऐसा है, लेकिन पीछे का जो मेन मोटिव था वो ये था अपने आप को विश्व की नज़रों में सुपर पावर घोषित करना। अब बात करते हैं कि जो परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे उन बमों के नाम क्या हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम से भी और साथ में जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्जामिनेशन हो या फिर कहीं का लेखपाल का एग्जामिनेशन हो, पटवारी का एग्जामिनेशन हो। अभी हाल ही में रिसेंटली में एक एसएससी जीडी का आया हुआ है, उसमें भी पूछ सकता है कि बताइए कि वो कौन से दो बम थे जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए गए थे। तो उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो उनका नाम क्या है, लिटिल बॉय और फैट मैन। और बमों की जो क्षमता थी वो कितनी थी, 15 से 21 किलो टन। अब जैसा कि मैं बात कर रहा था, अमेरिका की आलोचना भी हुआ था कि जब आपको कम से कम पूछना तो चाहिए था किसी से कि हाँ, जापान पे मैं विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए जापान के ऊपर परमाणु बम इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो क्या तो अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है ऐसे में बम गिराने की आवश्यकता नहीं थी। अमेरिका को ये भी पता था कि हालात इतने बुरे हो रखे थे जापान के, इतना ज़्यादा जान माल की क्षति हो रखी थी कि अब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था। तो ये रूल एक तरीके से होता है युद्ध का कि जब कोई देश आत्मसमर्पण करने वाला हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो जाए तो हम उसे मौका देंगे आत्मसमर्पण करने का। अगर उसके बदले अगर वो अटैक करता है तो उसके बाद हम अपना अटैक स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यही बात यहाँ पे अलग हो गई। अमेरिका को ये बात पता था, बाकी देशों को बात पता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, तो परमाणु बम आखिर क्यों आपने गिराया। अमेरिका ने अपने पक्ष में यही कहा। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। अमेरिका ने अपने पक्ष में ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि विश्व युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया था, क्योंकि जितनी ज़्यादा जान और माल की जनहानि हो रही थी जिसका भरपाई करना बहुत मुश्किल था। हमले के पीछे एक अलग ही मोटिव भी था। वह सोवियत संघ के सामने ये भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे सुपर पावर है। क्यूबा मिसाइल संकट की बात करते हैं तो ये क्यूबा मिसाइल संकट भी शीत युद्ध को लेके एक रीजन ये भी बनता है। तो ये क्यूबा मिसाइल संकट है क्या, तो अमेरिका के जब आप मैप देखेंगे तो अमेरिका के जस्ट नीचे, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है जिसे वो क्यूबा के नाम से जाना जाता है।
तो क्यूबा जो है क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा है। ये नज़दीक तो अमेरिका के है, लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। तो जैसे मैंने बताया कि क्यूबा बहुत ही करीबी है, द्वीपीय देश है और अमेरिका के बहुत करीब है। अमेरिका के करीब होने के बावजूद भी ये इसके ऊपर जो भी हेल्प होता था, जिस तरीके की हेल्प होती थी इसकी, वो सब का सब सोवियत संघ करता था, तो वित्तीय तरीके से, फाइनेंशियल तरीके से, तो इसलिए इसका जुड़ाव सोवियत संघ से ज़्यादा था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। ये जो काम हो रहा था क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलना, ये बहुत ही साइलेंटली तरीके से हो रहा था। इसके बारे में अमेरिका को कोई खबर नहीं था। ठीक, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सोवियत संघ के उस टाइम के नेता कौन थे जिन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला लिया, और ये कब हुआ? तो ये कब हुआ? 1962 में, 1962 में। और वो जो नेता थे वो कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। क्यूबा अमेरिका के बहुत करीब था, तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब परमाणु मिसाइलों के रेंज में अमेरिका आया हुआ था, सोवियत संघ के रेंज में आया हुआ था। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला कर सकता था। अगर मैप के दृष्टिकोण से देखें तो सोवियत संघ एक दूसरे हिस्से पे पड़ता है और अमेरिका दूसरे हिस्से पे पड़ता है, तो वहाँ से सोवियत संघ अगर वहाँ से परमाणु बम अगर अटैक करता तो उसकी दूरी ज़्यादा हो जाती, तो वो बहुत ही कम भूभाग को ही, अमेरिका के कम भूभाग को ही टारगेट कर पाता। लेकिन क्यूबा में प्लेस होने की वजह से, स्थिति मजबूत होने की वजह से अमेरिका के ज़्यादा से ज़्यादा भूभाग को कवरअप किया जा सकता था, इसलिए सोवियत संघ इस समय मजबूत स्थिति में था। अमेरिका को अभी तक इसकी कोई खबर नहीं लगी थी, अरे क्या हो रहा है बगल बगल, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। जैसा मैंने बताया था, शीत युद्ध में क्या होता है कि बात वहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन कोई अटैक करने से पहले 100 बार सोचेगा कि एक बार अटैक करेंगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, वो भी हिचकिचा रहे थे कि जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए, ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहते थे वो। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। और यहाँ से सोवियत संघ के जो नेवी थे, पानी के जहाज़ थे, वो क्यूबा की तरफ मूव करने लगे और अमेरिका को इस बात की खबर लग चुकी थी। इसलिए अमेरिका ने अपने जो जंगी बेड़े थे, जंगी जहाज़ थे, उनको क्यूबा के आसपास लगा दिया और सोवियत संघ को रोकने का पूरा कोशिश किया। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो अब ऐसी स्थिति बन गई थी, पूरा महासागर है, एक सब महासागर में बीच में क्यूबा और एक तरफ है अमेरिका का जंगी बेड़ा और दूसरी तरफ है आगे बढ़ता हुआ सोवियत संघ। अब हालात ऐसे थे कि पूरे बीच महासागर में दोनों ही महाशक्तियाँ आमने सामने थी और एक स्टेप किसी का भी और पूरी दुनिया तबाह, क्योंकि एक पूरा जंग छिड़ जाता और उस जंग को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उस समय के 2 सुपर पावर यही दोनों थे। और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो आसान भाषा में बस ये है, क्यूबा में सोवियत संघ ने अपना मिसाइल सेटअप किया। उस मिसाइल की जानकारी, परमाणु मिसाइल की जानकारी अमेरिका को नहीं थी और वहाँ पे क्यूबा में सेटअप करने की वजह से अमेरिका का बहुत बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के परमाणु बम के रेंज में आ रहा था। जब ये अमेरिका को पता चला तो वहाँ पे एक टेंशन जनरेट हो गया अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए समुद्री बेड़े अपने भेज दिए, जंगी जहाज़ भेज दिए कि सोवियत संघ के जो बेड़े उन्हें रोको। और कोई भी स्टेप लेने से पहले वो जानता था कि अगर युद्ध शुरू हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और इस तरीके से इस क्यूबा में मिसाइल सेटअप करने की वजह से जो टेंशन ये पूरा जनरेट हुआ,
इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है क्योंकि पहली बार दो बड़े महाशक्तियां आमने सामने थीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय मुख्य नेता कौन कौन थे? तो क्यूबा के जो थे नेता फिदेल कास्त्रो थे, सोवियत संघ के जो थे निकिता खुश्चेव थे, अमेरिका के जो थे जॉन एफ कैनेडी थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है एज अ कंपटीशन एग्जामिनेशन एंड एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि बोर्ड के पेपर में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन अब आने लगे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है और आप ये अगर याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से नंबर भी मिल जाएगा। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, तो जैसा कि बात हो रही थी कि दो विश्व महाशक्तियाँ एक दूसरे के सामने थीं, तो उन्हीं के बेसिस पे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया। दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थीं। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ को दो गुटों में बांट दिया गया, विश्व दो भागों में बंट गया। यही दो ध्रुवीय विश्व है, एक तरफ हो गया पश्चिम में अमेरिका का पूरा दबदबा और पूर्वी साइड में सोवियत संघ का दबदबा, और दोनों लोग अपने अपने दिशाओं में पूरा ही अपने कांटेक्ट, अपना वर्चस्व साबित करने पे लगे हुए थे, बनाने पे लगे हुए थे, और जिसका आज भी नतीजा आप सबको दिखाई देता होगा कि पूर्वी देशों में जो भी कुछ होता है तो वहाँ पे रूस का नाम, जो पहले सोवियत संघ था, रूस का नाम सबसे पहले आता है। उधर अमेरिका का है, अमेरिका भी अपना पावर हर जगह बढ़ाते रहता है। बंटवारा सबसे पहले यूरोपीय महाद्वीप से हुआ। यूरोपीय महाद्वीप का बात करें तो ये सोवियत संघ के काफ़ी करीब है। सोवियत संघ पूरा अगर मिलाया जाए तो यूरेशिया बनता है। यूरेशिया में रशिया और यूरोप, तो रशिया तो अपना अलग हो गया और यूरोप वाला जो हिस्सा है उसका बंटवारा किया गया। पूर्वी यूरोप एकदम पूर्वी यूरोप जो उसे सोवियत संघ दूसरी दुनिया कहा गया, और पश्चिमी यूरोप अमेरिका पहली दुनिया कहा गया। मैप में देखेंगे तो अमेरिका सोवियत संघ का जो हिस्सा है वो एक बड़ा हिस्सा है, और पश्चिमी यूरोप की बात करें तो पश्चिमी यूरोप के बाद जो है पूरा महासागर है, उसके बाद अमेरिका है। तो अमेरिका इस पश्चिमी यूरोप का कुछ हिस्सों पर वो क्या कर रहा था, अपना कॉन्टैक्ट बना के, अपना फाइनेंशियली हेल्प, हर तरीके से हेल्प करके उसे अपना बनाए रखा था। जैसे सोवियत संघ ने क्यूबा में किया था, क्यूबा भी समुद्र महासागरों के पार अमेरिका के पास था, तो वहाँ पे उसने अपना कॉन्टैक्ट बनाए रखा था। तो सेम ऐसे ही था। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए। इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है पूर्वी गठबंधन क्या है? तो पूर्वी यूरोप के अधिकांश देशों का सोवियत गठबंधन में शामिल हो जाना ही पूर्वी गठबंधन कहलाता है। इसमें शामिल देश हैं पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि। पश्चिमी यूरोप में क्या है? पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों में अमेरिका का पक्ष लिया। इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। इस गठबंधन में शामिल देश ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मन, स्पेन, इटली, बेल्जियम आदि हैं। यहाँ पे एक बात और है, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में विचारों की लड़ाई भी कहा गया था, तो विचारों की लड़ाई में अमेरिका का जो विचार था वो पूंजीवादी था और सोवियत संघ का जो विचार था वो साम्यवादी था। तो पश्चिमी यूरोप में जो भी लोग अमेरिका के तरफ गए वो सब के सब किसको फॉलो कर रहे थे? पूंजीवाद को फॉलो कर रहे थे। पूंजीवाद केवल फॉलो करते, पूंजीवाद को फॉलो करके अपने आप को डेवलप करना चाहते थे। और पूर्वी यूरोप के जो अधिकांश देश थे वो सोवियत संघ गठबंधन के साथ आए, क्योंकि वो किस बात पे बिलीव करते थे? साम्यवाद पे, समाजवाद पे। अब इन दोनों लोगों के बीच में जो विश्व युद्ध चालू हुआ, तो उस विश्व युद्ध का जो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद से जो शीत युद्ध या और ये जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ, तो ये देख के अब ये पूरे विश्व में एक बात ये भी हो गई कि हमें दोबारा ऐसे हालात ना हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा जिससे ये होगा कि ऐसे हालात दोबारा ना हो। पश्चिमी गठबंधन, नाटो की बात करें, पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। 4 अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन,
और ये कब बना? 4 अप्रैल 1949 को बना। शॉर्ट फॉर्म में इसे नाटो कहते हैं। और इसमें कितने देश शामिल हैं? 12 देश शामिल हैं। और ये किधर है? पश्चिमी गठबंधन, मतलब पश्चिम की तरफ अमेरिका साइड में। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका तथा अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। तो यहाँ पे नाटो में जितने भी देश थे वो सभी देश एक थे। नाटो अगर बात करें तो नाटो एक ग्रुप हो गया, ग्रुप के अंदर 12 लोग मतलब 12 देश। तो अगर किसी एक पे हमला होता है तो वो पूरे ग्रुप पे हमला माना जाएगा और उसका बदला लेने के लिए पूरे के पूरे नाटो ग्रुप एक साथ सामने आएंगे। तो ये ठीक वैसे ही है जैसे एक हम लोग के फ्रेंड सर्कल में होता है, एक ग्रुप होता है, अगर किसी एक फ्रेंड को मार दिया तो चलो 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 मार के आते हैं, सबको मारते हैं, सब लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं, अरे हमारे फ्रेंड को कैसे मार दिया। तो सेम सीन यहाँ भी है। वर्सा की संधि। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी और इसका मुख्य काम नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना था। सोवियत संघ की अगुवाई वाले पूर्वी गठबंधन को वर्सा संधि के नाम से, पूर्वी जो गठबंधन हुए थे उसे वर्सा संधि के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1955 में हुई और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। तो यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देश जो नाटो में शामिल थे, अगर वो कुछ करते हैं तो उनका सामना करने के लिए यहाँ पे वर्सा संधि हुई थी, जिसमें यह था कि उसका जितने भी होंगे वो सभी लोग नाटो में शामिल पूर्व देशों का यूरोप में सामना करेंगे।